हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं मृदा की निर्माणकारी प्रक्रियाओं के ऊपर, यानी कि मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएँ भाग लेती है, इन प्रक्रियाओं के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और इनमें से कुछ प्रक्रियाओं को अपन ने पिछले सेशन में पढ़ लिया है। अब और भी कई प्रक्रियाएं हैं जिनको अपन इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसमें अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग बिल्कुल कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। देखो, मृदा के निर्माणकारी प्रक्रियाओं के अंदर लास्ट प्रक्रिया अपन ने पढ़ी थी पोडजोलीकरण। उस पोडजोलीकरण के बाद पांचवी प्रक्रिया आती है लेटराइजेशन। क्या आती है? लेटराइजेशन। अब देखो, इस प्रक्रिया के बारे में अपन बात करें तो इस प्रक्रम में क्या होता है? इस प्रक्रम में आयरन व एल्यूमिनियम तो ऊपरी स्तर में रहते हैं, यानी यहां पर क्या होगा, आयरन और एल्यूमिनियम ये दोनों तो कहां रहेंगे? ऊपरी स्तरों में रहते हैं। तथा जो सिलिका होती है, यानी कि जो ऊपरी सतह पर जो सिलिका होती है, वो सिलिका निचले स्तरों में चली जाती है। यानी कि यहाँ पर आयरन व एल्यूमिनियम तो कहाँ रहे? ऊपरी सतहों में रहे। और सिलिका कहाँ चली जाती है? निचली सतहों पर चली जाती है। और इसी प्रक्रम को अपन क्या बोलते हैं? लेटराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लेटराइजेशन। यानी ये जो प्रक्रिया होती है लेटराइजेशन, इसमें आयरन एल्यूमिनियम तो ऊपरी सतहों पर ही रह जाएंगे, परंतु जो सिलिका है, इधर से अपन बात करें यहाँ पर क्षारीय ऑक्साइड वगैरह हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? निचली सतहों में चले जाते हैं। अब देखो, सिलिका जब निचली सतहों में जा चुकी है, क्षारीय पदार्थ सारे निचली सतहों में जा चुके हैं, तो वो जो ऊपरी मृदा होती है वो क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। ठीक है ना? तो बस यहाँ पर यही बात आपको ध्यान रखनी है कि इस प्रक्रम में आयरन एल्यूमिनियम ऊपरी स्तरों में रहते हैं तथा सिलिका निचले स्तरों में चली जाती है, जिससे मृदाएं क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। अब बात आती है कि सर ये लेटराइजेशन में एक शब्द है लेटराइट, इसका मतलब क्या है? तो देखो, लेटराइट शब्द का लैटिन भाषा में मतलब होता है ईंट के समान लाल एवं कठोर। ईंट के समान लाल एवं कठोर जो होता है ना, उसको बोलते हैं अपन क्या? लेटराइट। और ये लाल रंग क्यों है? यदि आपसे पूछा जाए कि मृदा जो है ना, लेटराइट मृदा, ये लेटराइट मृदा लाल क्यों है, इसका कारण आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखें कि ये लाल रंग ए स्तर में फेरिक ऑक्साइड या हेमेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि ए स्तर में जो फेरिक ऑक्साइड होता है, जो हेमेटाइट होता है, उस हेमेटाइट के पाए जाने के कारण उसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। लेटराइट मृदा लाल हो जाती है। तो ध्यान रखें कि ए स्तर में फेरिक ऑक्साइड या हेमेटाइट की अधिकता के कारण लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब बात करें अपन यहाँ पर, तो देखो ये मृदाएं पाई कहाँ जाती है? लेटराइट मृदाएं, इसके बारे में चर्चा करें तो देखो ये मृदाएं उष्ण व अर्ध उष्ण प्रदेशों में पाई जाती है। उष्ण यानी कि जहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है, और अर्ध उष्ण यानी कि जहाँ पर मध्यम तापमान रहता है, वहां पर ये पाई जाती है। तो ये मृदाएं उष्ण व अर्ध उष्ण प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ तापमान क्या रहेगा? लगभग उच्च रहेगा और भारी वर्षा वहां पर निरंतर होगी। तो जहाँ पर तापमान लगातार उच्च रहता है, इसके साथ ही वहाँ पर भारी वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में ये लेटराइट मृदा पाई जाती है। अब जिस जगह पर ये पाई जा रही है, उन यहाँ पर जो मृदाएं हैं, इस मृदा में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ एवं मौलिक चट्टानों का अपक्षय व निक्षालन अत्यधिक तेजी से होता है। मैंने आपको बताया था जहाँ पर नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, जहाँ पर तापमान उच्च होता है, नमी ज़्यादा है, तो वहाँ पर चट्टानों का अपक्षय, कार्बनिक पदार्थों का अपक्षय बहुत ही आसानी से हो जाता है। वहाँ पर रासायनिक अपक्षय की गति क्या होती है? तेज होती है। ये अपन ने पढ़ा है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ व मौलिक चट्टानों का अपक्षय एवं निक्षालन क्या होता है? अत्यधिक यहाँ पर होता है, जिसके फलस्वरूप सिलिका व क्षारीय पदार्थ निक्षालित होकर कहाँ चले जाते हैं? निचली सतहों में चले जाते हैं। अब देखो, जब सिलिका व जो क्षारीय पदार्थ होते हैं वो छनकर निक्षालित होकर कहाँ चले गए? नीचे चले गए। तो क्षार तो सारे नीचे जा चुके हैं, तो ऊपर कौन रहेंगे? फिर अम्ल रहेंगे। भाई उदासीन थी ना पहले मृदा, उदासीन क्यों थी?
उदासीन होने का कारण होता है कि ऊपर क्षारीय पदार्थ भी हो, अम्लीय पदार्थ भी हो, तो अम्ल व क्षार एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, इसलिए मृदा क्या थी, उदासीन थी। परंतु क्या हुआ, अत्यधिक उच्च तापमान के कारण या फिर अत्यधिक वर्षा के कारण जो सिलिका है, जो क्षारीय पदार्थ है, वो निक्षालित होकर कहाँ चले गए, निचले संस्तरों में चले गए, तो मृदा क्या होगी आपकी, अम्लीय होगी। ठीक है ना, तो निचले संस्तरों में चले जाते हैं और ए संस्तर में शेक्सपियर ऑक्साइड की अधिकता हो जाती है और इसके कारण इसका रंग लाल से बादामी हो जाता है, यानी कि आपकी जो ये लेटराइट मृदा होती है इसका रंग क्या हो जाएगा, लाल से बादामी हो जाता है शेक्सपियर ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखो मैंने आपको यहाँ पर लेटराइजेशन के बारे में बता दिया है, वो सिंपल सी प्रक्रिया यहाँ पर है, ये है मैंने आपको बताया लेटराइजेशन प्रक्रिया का मतलब होता है कि जब आयरन व एल्यूमिनियम ये दोनों आयन तो कहाँ रहे, ऊपरी सतहों में ही रहे, परंतु सिलिका जो ऊपरी सतह पर थी वो कहाँ चली जाए, निचले संस्तरों में चले जाए, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, लेटराइजेशन कहते हैं। और जब सिलिका व क्षारीय पदार्थ निचली सतहों में चले जाते हैं तो ऐसी मृदाएं क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। आगे बात की थी मैंने आप लोगों से, क्या बात की है मैंने आप लोगों से यहाँ पर कि ये जो मृदाएं होती है, इन मृदाओं की अपन बात करें तो यहाँ पर लेटराइट शब्द आता है, उस लेटराइट शब्द को लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि आपका जो ईंट के समान लाल व कठोर, लेटराइट शब्द का मतलब होता है ईंट के समान लाल व कठोर, यानी कि जो ये मृदाएं होती हैं वो ईंट के समान लाल होती है, कठोर होती है। और पूछा जाए आप लोगों से लाल क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर आयरन ऑक्साइड या हेमेटाइट पाया जाता है और उस हेमेटाइट की अधिकता के कारण ही क्या होती है, लाल रंग की दिखाई देती है। कौन सी बताएं, लेटराइट मृदाएं। आगे बात करते हैं, ये पाई कहाँ पर जाती है, ध्यान रखें ये उष्ण व अर्ध उष्ण प्रदेशों में पाई जाती है, यानी कि जहाँ पर तापमान उच्च होता है, भारी वर्षा निरंतर वहाँ पर होती रहती है, उन जगहों पर ये पाई जाती है। और इन जगहों पर जो मृदाएं होती है उनमें कार्बनिक पदार्थों, मौलिक चट्टानों का अपक्षय व निक्षालन अधिकता से होता है, बहुत तीव्र गति से यहाँ पर होता है। और जब अत्यधिक मात्रा में निक्षालन, अत्यधिक मात्रा में जो है यहाँ पर अपक्षय होता है, तो इसके अपक्षय के कारण, निक्षालन के कारण जो सिलिका क्षारीय पदार्थ होते हैं वो निक्षालित होकर कहाँ चले जाते हैं, निचली सतहों में चले जाते हैं। और ए संस्तर में, सबसे ऊपरी संस्तर में केवल शेक्सपियर ऑक्साइड रहते हैं और इनकी अधिकता के कारण इसका रंग जो होता है, ए संस्तर का जो रंग होता है वो लाल से क्या हो जाता है, बादामी, यानी सबसे ऊपरी संस्तर का रंग लाल होता है और उसके नीचे वाला यानी कि ए संस्तर का रंग क्या हो जाता है, लाल से बादामी हो जाता है शेक्सपियर ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो ये था अपना लेटराइजेशन प्रक्रिया, जो यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये बात आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आई होगी। अब बात करेंगे पर और कौन सी निर्माणकारी प्रक्रियाएं होती है सर, तो देखो अगली निर्माणकारी प्रक्रिया आती है और वो है आपकी कैल्सीकरण। अब बात करें पर कि सर कैल्सीकरण जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के अंदर हम बात करते हैं तो इसमें किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है इसके बारे में पढ़े। तो देखो मृदा में ऊपरी संस्तरों में कैल्शियम कार्बोनेट के संचलन व अवक्षेपण की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, कैल्सीकरण कहते हैं। यानी कि मृदा के जो ऊपरी संस्तर हैं, इन मृदा के ऊपरी संस्तरों में जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 वो किस प्रकार से संचलित होता है, संचलित मतलब गति करना। इसके अलावा अवक्षेपण की प्रक्रिया, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट कितनी मात्रा में ऊपरी संस्तर के अंदर जमा हुआ है या इसके जमने की जो ये प्रक्रिया है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन कैल्सीकरण कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि मृदा की ऊपरी संस्तरों में कैल्शियम कार्बोनेट के संचलन अथवा अवक्षेपण की प्रक्रिया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का किस प्रकार से वहाँ पर विनिमय हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। इसके अलावा अवक्षेपण, यानी कि वहाँ पर कितनी मात्रा में आपका कैल्शियम कार्बोनेट जमा हुआ है, इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, कैल्सीकरण कहते हैं। इसमें CaCO3 के संचलन से कैल्सी संस्तर का निर्माण होता है, यानी कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण भी होता है, विघटन भी होता है। इस प्रकार के संचलन प्रक्रियाएं जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर कैल्सी संस्तर का निर्माण होता है ऊपरी भागों में। और बात करें यहाँ पर कि कैल्शियम कार्बोनेट, इन ऊपरी मृदाओं के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ कैसे, तो ध्यान रखेंगे कि भाई जब
जड़ों के पास CO2 ज़्यादा होती है, जब पेड़ पौधों की जड़ों के पास क्या होती है, CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये जल के साथ कैल्शियम से क्रिया करके, यानी कि CO2 जल के साथ कैल्शियम से क्रिया करके CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। और इसीलिए जो ऊपरी भाग होते हैं, जो पौधों के आसपास जड़ों के वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अब ये बनता कैसे है, तो देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है। CO2 जब जल के संपर्क में आता है तो पहले ये H2CO3 कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। ये कार्बनिक अम्ल कैल्शियम आयनों से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO2 से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण यहाँ पर कर देता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों की मृदा की जो ऊपरी संस्तर होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण निरंतर होता रहता है, और इस प्रकार से ऊपरी संस्तरों में कैल्शियम कार्बोनेट के संचलन और उनके अवक्षेपण की जो ये प्रक्रिया है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी एक तो लेटराइजेशन प्रक्रिया हो गई है, एक कैल्सीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर हो गई है। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों प्रक्रियाएं बिल्कुल यहाँ पर समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर कैल्सीकरण से संबंधित ही और महत्वपूर्ण चर्चा के बारे में, क्या है उसको भी देख लेते हैं। कैल्सीकरण द्वारा मृदा का निर्माण अत्यधिक शुष्क व कम वर्षा वाले स्थानों पर होता है। यानी कि ये जो कैल्सीकरण प्रक्रिया है ना, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो रहा है, ये इस प्रक्रिया से मृदा का जो निर्माण होता है वो निर्माण एक तो अत्यधिक शुष्क वाले स्थानों पर होगा और कम वर्षा वाले स्थानों पर होगा। यानी जहाँ पर शुष्क वातावरण है, कम वर्षा है, भाई कम वर्षा है तो शुष्क वातावरण अपने आप हो जाएगा, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर जो वो शुष्क वातावरण है, शुष्क स्थान है, साथ ही वहाँ पर कम वर्षा होती है, तो उन स्थानों पर कैल्सीकरण द्वारा मृदा का निर्माण होता है। और इन जगहों पर होता क्या है, यहाँ घुलनशील भस्म निक्षालित होकर निचले संस्तरों में चली जाती है। भस्म का मतलब होता है क्षारीय पदार्थ। भस्म का मतलब क्या होता है, क्षारीय पदार्थ। यानी कि यहाँ पर जो भी क्षारीय पदार्थ हैं, जो भी घुलनशील भस्म होते हैं, वो क्या होते हैं, निक्षालित होकर निचले संस्तरों में चले जाते हैं। तो ये बात थी अपनी कैल्सीकरण प्रक्रिया से संबंधित। क्या बताया मैंने आपको कि कैल्सीकरण द्वारा मृदा का निर्माण अधिक शुष्क व कम वर्षा वाले स्थानों पर होता है तथा घुलनशील भस्म जो होगी वो निक्षालित होकर निचले संस्तरों में चली जाती है। अब बात करें अपन डीकैल्सीकरण के बारे में, तो देखो भाई डीकैल्सीकरण के बारे में बात करें तो ये कैल्सीकरण की विपरीत प्रक्रिया है ना। कैल्सीकरण में तो क्या हो रहा था, CO2 जल से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है, कार्बनिक अम्ल अपने कैल्शियम आयनों से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो CO2 से वापस क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। यानी कि वहां पर क्या हो रहा था, कैल्सीकरण में कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो रहा था, और डीकैल्सीकरण में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये टूटकर घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है, जो घुलकर का चला जाएगा, निचली संस्थाओं में चला जाएगा। तो इस प्रकार से डीकैल्सीकरण प्रक्रिया जो होती है, इसका मतलब होता है कि मृदा संस्तरों में से कैल्शियम कार्बोनेट का पूर्ण रूप से निष्कासन हो जाना। यानी कि मृदा के जितने भी संस्तर हैं उन संस्तरों से यदि कैल्शियम कार्बोनेट पूरी तरह से क्या हो गया, निष्कासित हो गया, पूरी तरह से निकल गया वहां से, तो उसी क्या बोलते हैं, उसे अपन डीकैल्सीकरण कहते हैं। ये अधिकांशतः आर्द्र क्षेत्रों में मिलता है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आर्द्र क्षेत्रों में जल की मात्रा ज़्यादा है। जब जल की मात्रा ज़्यादा है तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो जल के साथ बहकर कहाँ चला जाता है, निचले संस्तरों में चला जाता है। जल के साथ निक्षालित होकर निचले संस्तरों में चला जाता है, और इस प्रकार से जब संस्तरों के अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट पूरी तरह से हट चुका है तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीकैल्सीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जल व CO2 से सहयोग करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, जो घुलनशील होने के कारण आर्द्र क्षेत्रों में जल के साथ बहता हुआ रिस कर का चला जाएगा, निचली सतहों में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आज अपन ने 3 प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया है। लेटराइजेशन है, इसके अलावा कैल्सीकरण है,
डीगैसीकरण है। इन 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से अपन ने आज यहाँ पर अध्ययन किया और ये तीनों ही मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं हैं और इन मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से मृदा का निर्माण यहाँ पर होता है। इसी प्रकार से 1-2 प्रक्रियाएं और हैं जिनको अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ तक की बातें आप लोग बहुत विस्तार से कंप्लीट करेंगे। इसमें संबंधित कोई दिक्कत हो, समस्या आपको हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, आपकी सारी प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.